दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी में मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल जान लगा दीजिए, क्वेश्चंस की भरमार कर दूंगा। लेट अस सी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और उनका एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन। व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू। गौर करिएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब सहायक क्रिया क्या होगी? पास्ट कंटिन्यूअस की होगी। एक चीज ये हो गई, यू आएगा, ही सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, यानी यू सब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम। ये दिया गया। वाई वाज ही डिफ्रॉड नहीं हो सकता, वाई डिड ही नहीं होगा। वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम, ये डी हो जाएगा। अगर हम ए और डी दोनों को देखें तो डी में टू दिया गया है, जबकि टू नहीं ऑफ है, तो आप हम लोगों का सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 जो था वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस ये अलग चैप्टर्स होंगे, इन पे हम लोग आगे वर्क करेंगे और मैं इसको बताऊंगा। उसके भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें फील हो जाती है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो घबराहट नहीं होती कि ये क्वेश्चंस 10 साल में 15 साल में पूछे गए, मतलब दिस शुड बी द पैटर्न एंड दिस विल बी द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। तो आगे आप इसे देखें। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। डू यू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? माई मीनिंग, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड, यहाँ पे नॉट छूट गया, संयोग की बात है। इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड बाय यू। अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। आंसर हमारा डी होगा। आई सा हिम ओपनिंग द बास। देखिएगा, ओपनिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सा हिम, ही वाज सीन हो गया। अब ही वाज सीन के बाद क्या है? जब प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया जाता है लास्ट में, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आए या V1 आए बेयर इन्फिनिटिव। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो उठा करके हमको वैसे लिख देना है। अगर बेयर इन्फिनिटिव आएगा तो टू लगा करके हमको पैसिव वॉइस में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। अगला क्वेश्चन, हेल्प द पुअर। अब हेल्प द पुअर, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बोला था, इसको समझिएगा। इम्परेटिव में तीन चीज़ें, इम्परेटिव में तीन चीज़ें, ऑर्डर हुआ, रिक्वेस्ट हुआ और एडवाइस हुआ। ऑर्डर में लेट का प्रयोग, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, ये केवल यू आर रिक्वेस्टेड होगा। और ये यू आर एडवाइज्ड या शुड बी का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, क्योंकि ये सलाह है या आदेश नहीं। आगे देखिएगा, एक्टिव वॉइस, चूज द एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस विद रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कौन लिखा गया? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव नहीं है। सी वाज ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज। अब यहाँ पे देखिएगा सी को अगर हम देखें तो सी भी एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस है, और यही आपका एक्टिव वॉइस है। सी वाज, उसने वाज किया, ड्राई किया और पुट अवे द न्यू डिसीजन न्यू डिशेज को पुट अवे अलग रख दिया। जैक वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, इज क्या है? इसको बनाना है आपको। जैक वाज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, द जैक वाज बीइंग हो नहीं सकता, द क्राउड वाज फोर्सिंग हो नहीं सकता, द क्राउड फोर्स हो नहीं सकता। जरा से ये ध्यान रखें, जैक सब्जेक्ट हुआ, वाज फोर्सिंग ये आपका वर्ब हुआ, थ्रू से कोई मतलब नहीं, प्रपोजिशन है, द क्राउड ऑब्जेक्ट, तो द क्राउड पहले आ जाएगा। द क्राउड आ गया है। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डे। 48, दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर। द ओल्ड थिएटर को हमने पहले लिखा, द ओल्ड थिएटर हो गया। इसके बाद इसका हमने प्रयोग कर दिया, बीइंग पुल डाउन, द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल डाउन बाई देम। अब देखिए यहाँ मामला फंस गया।
जनरली जब वी और दे का भी हम प्रयोग करते, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, और वी और दे भी कभी कभी ऐसा होता है, अगर वो आते हैं तो हम चाहें तो पैसिव वॉइस में उनका वर्णन न भी करें, उन्हें न भी लिखें। लेकिन अगर दोनों कंडीशन है तो वी और दे के साथ जो होता है वह हम लोग बाई देम और बाई अस का प्रयोग कर लेते हैं। तो हालांकि अगर ऑप्शन बी न होता, द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल डाउन, तो ए भी मान सकते थे हम, तब ए ही मानते अगर बी ना होता तो। लेकिन बाई देम दिया गया है इसलिए हम बी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। द ऑर्गेनाइजर्स विल एग्जिबिट द पेंटिंग्स टिल द, विल एग्जिबिट दिया गया द पेंटिंग्स, द पेंटिंग्स को हमने पहले लिखा, द पेंटिंग्स मान लीजिए, विल का विल भी हो गया, एग्जिबिट का एग्जिबिटेड हो गया, बाय द ऑर्गेनाइजर्स, यानी ये हमारा सही हो गया। ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब, ठीक है, गौर करिएगा, ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम यहाँ पे दिया गया है। अब यह कि या तो वी वर एक्सपेक्टेड होता टू ऑफर हिम, इसको दो तरह से बना सकते हैं, वी वर एक्सपेक्टेड टू ऑफर हिम द जॉब, या अगर आप हिम को पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड ए जॉब, उसने यह उम्मीद की थी कि उसे जॉब ऑफर किया जाएगा। मैं इसे थोड़ा कायदे से विस्तार से एक्सप्लेन करता हूँ। ही एक्सपेक्टेड अस, ही एक्सपेक्टेड अस, expected us to offer him a job, him a job. Now this is the sentence. भाव क्या है, उसने हमसे यह अपेक्षा की थी कि हम उसे एक जॉब ऑफर करें, यानी हमसे अपेक्षा की गई उसे एक जॉब का ऑफर देने की। या तो हम ये कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि वी वर एक्सपेक्टेड, ये भी हम कर सकते हैं, we were expected to offer him a job, ये भी हो सकता है। या ये भी कर सकते हैं कि उसने जॉब ऑफर किए जाने की उम्मीद की थी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ आपने मुझसे अपेक्षा की थी कि मैं आपको पढ़ाऊँ, आपने अपेक्षा की थी कि मैं पढ़ाऊँ, यानी मुझसे यह अपेक्षा की गई थी कि मैं आपको पढ़ाऊँ, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपने पढ़ाए जाने की, खुद को पढ़ाए जाने की अपेक्षा की थी। बोथ आर करेक्ट, दोनों चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो आप चाहें तो हिम को ले लेंगे, अगर हिम को ले लें तो ही आ गया, पास्ट इनडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इन दोनों में जब हम ले करके चलते हैं, हिम यहाँ हो गया, टू ऑफर आ गया, टू बी ऑफर्ड हो गया, टू बी ऑफर्ड, राइट। तो ही वाज एक्सपेक्टेड, सॉरी इसको ही एक्सपेक्टेड, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड, क्योंकि ही एक्सपेक्टेड तो रहेगा ही। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह समझाता हूँ, जरा सा और कायदे समझिएगा। ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम ए जॉब, हिम ए जॉब। ध्यान दीजिएगा, एक तो ये हो गया कि वी वर एक्सपेक्टेड टू ऑफर हिम जॉब। दूसरा दोस्तों एक चीज़ और है, इसमें हम ऐसे भी कभी कभी इस तरह से भी लेकर के चलते हैं। तो अस को हम यहाँ लेके आते हैं बाई अस, और हिम को हम यहाँ पे लेके आए हिम, ठीक है। और टू वी वन अगर दिया गया है तो टू बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, टू बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये जॉब यहाँ पे ही है। बाई अस का प्रयोग आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, छोड़ दें, राइट। ये होता तरीका। अब इसमें एक चीज़ और है, ही एक्सपेक्टेड, ये जो का त्यों रह जाता है। गौर करिएगा, इस पर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत विस्तार से मैंने इसको लेक्चर में समझाया भी है। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर ये टू वी वन के बजाय प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, मान लीजिए ऑफरिंग कहीं से कुछ ऐसा होता, एक्सपेक्ट के साथ चूँकि इन्फिनिटिव भी लग सकता है, तो यहाँ पे ये टू बी के बजाय, टू बी थर्ड फॉर्म के बजाय बीइंग थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता। अब एक रूल ग्रामर का ये है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है तो यहाँ पे सेल्फ का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेम होते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग होता है।
लेकिन अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सेल्फ प्रोनाउन दिया नहीं जाता है, इसीलिए वो आंसर ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड ए जॉब, उसने एक जॉब ऑफर किए जाने की उम्मीद की थी। तो ये आपके सामने दीज वर 50 क्वेश्चंस मुझे अपने स्रोतों से जो प्राप्त हुए हैं, मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। आगे नरेशन की श्रृंखला होगी, एंटोनिम सिनोनिम की श्रृंखला होगी, कॉम्प्रिहेंशन, जो भी प्रभु कराएगा मैं करूँगा और मैं आपके साथ पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेरे बैचेज बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है और उसी तरीके से मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी कमेंट, कोई भी प्रतिक्रिया आप ज़रूर मुझसे शेयर करें, मुझसे पूछें। मैं आपके साथ लगने के लिए तैयार रहा हूँ और रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।